हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड से रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो आपके लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज चैप्टर 3 की बात करते हैं। प्रथम बुक में प्रथम बुक जो भारतीय इतिहास का है, जिसका तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इससे दोस्तों आज हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो देखते हैं जो कितना आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन है, वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र फिर पौत्र से प्रपौत्र आदि से चलता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका पृतवंशिता वंश। क्या होगा दोस्तों? पृतवंशिता वंश। पृतवंशिता वंश के में ये कहा गया है कि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उसका प्रपुत्र गद्दी पर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी हो उसे हम क्या कहते थे। तो जो वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती थी उसे हम मातृवंशिता परंपरा बोलते थे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता था। धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता था? तो पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था। किसका अधिकार होता था? पुत्रों का अधिकार होता था, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से लिख लीजिएगा। पूरा वीडियो को एक बार जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने जाते थे। यानी उस समय टोटल 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें से कितने प्रकार के विवाह थे जो उत्तम माने जाते थे। तो इसका उत्तर 4 होगा। शुरू के जो 4 विवाह होते थे ये उत्तम माने जाते थे। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे। तो अभी हमने आपसे बताया कि धर्मशास्त्रों के अनुसार कुल वहाँ पर 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के विवाह होते थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोत्र के बाहर विवाह करने की पद्धति को क्या बोला जाता था। गोत्र से बाहर अगर कोई विवाह करता था तो इस पद्धति को हम क्या बोलते थे? तो इसको हम लोग बोलते थे बहिर्विवाह। क्या बोलते थे? बहिर्विवाह। यानी अपने गोत्र से बाहर जो विवाह करेगा उसको बहिर्विवाह, और एक ही गोत्र में विवाह कर लेगा इसको अंतर्विवाह कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो तो इस प्रथा को हम क्या कहते हैं। जब एक पुरुष हो और उसकी कई पत्नियां हो तो इस प्रथा को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रथा को हम लोग बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जब एक स्त्री के अनेक पति हो तो इस पद्धति को हम क्या कहते हैं। जब एक स्त्री के अनेक पति हो तो उस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से आपको इसको हम लोग बहुपति प्रथा कहते हैं। जब पति के बहुत हो तो उसे हम लोग बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। यानी एक पति की कई सारी पत्नी हो तो बहुपति प्रथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गोत्र पद्धति के अनुसार स्त्री को विवाह के पश्चात किसका गोत्र धारण करना पड़ता था। स्त्री को विवाह के बाद किसका गोत्र धारण करना पड़ता था। तो जब लड़की की शादी हो जाती थी तो वह अपने पति का गोत्र धारण कर लेते थे। जब तक अपने पिता के पास रहती थी तो पिता का गोत्र धारण करती थी, और पिता से शादी हो जाने के बाद वह पति का गोत्र धारण कर लेती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्राह्मणीय गोत्र पद्धति कब प्रचलन में आया था। ब्राह्मणीय जो गोत्र पद्धति था ये प्रचलन में कब आया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए होगा, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद आया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका
कि धर्मशास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था। धर्मशास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज को कुल 4 यानी सी ऑप्शन होगा, कुल 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है। ब्राह्मण व्यवस्था में सबसे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन व्यक्ति होते थे? जो सबसे निचले स्तर पे होते थे उन्हें हम शूद्र कहते थे। क्या बोलते थे? शूद्र कहते थे। वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन होते थे? शूद्र होते थे। अगला कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाता था? वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाता था? तो वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना जाता था, जो नंबर 1 पर आते थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र होते थे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन राजा हो सकता है? वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि राजा कौन हो सकता है, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजा क्षत्रिय हो सकता है। जो क्षत्रिय होगा वही राजा हो सकता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 15 नंबर कि निषाद कौन थे? निषाद किन्हें कहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जंगल में रहने वाले लोग जो आखेटक होते थे, शिकार करते थे, उन्हें हम लोग निषाद कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों एकलव्य कौन था? एकलव्य कौन था? एकलव्य कौन था? तो एकलव्य एक निषाद था। ठीक है, यानी वो भी जंगल में रहने वाला एक आखेटक था। अगला क्वेश्चन से एकलव्य की कथा निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में मिलती है? जो एकलव्य की कहानी है वो कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो उस समय की महाभारत में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। महाभारत में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम के बुनकरों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? रेशम के बुनकरों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदसौर। इसमें मिलता है मंदसौर अभिलेख से जानकारियां हमें प्राप्त होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मंदसौर अभिलेख कहाँ पर स्थित है? मंदसौर अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यह मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बौद्ध भिक्षु फाहियान किस देश का रहने वाला था? बौद्ध भिक्षु फाहियान जो था वो चीन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? गुजरात प्रदेश को प्राचीन नाम क्या कहते थे? तो लाट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसको लाट के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित किया गया था। क्या किया गया था? कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित किया गया था। उन्हें हम क्या कहते थे? ठीक है दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते थे? तो उन्हें हम चंडाल कह करके संबोधित करते थे। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में असंस्कृत भाषी विदेशी लोगों को क्या कहते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से इसमें ये है आपके बी, मलेच्छ बोला करते थे। क्या बोलते थे इसे? मलेच्छ बोला करते थे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि ऋग्वेद के किस सूक्त में, टोटल 10 सूक्त थे, तो किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन से कि शौर्य, युद्ध और वर्षा का देवता किन्हें कहा जाता था? किन्हें हम शौर्य, युद्ध और वर्षा का देवता कहते थे? तो वो हम इंद्र भगवान को बोलते थे। इंद्र को हम शौर्य, वर्षा और का देवता कहते थे। इस प्रकार दोस्तों आज हमने इस चैप्टर से आपको 25 क्वेश्चंस किया। अगले क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।